बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के करम से 5 वक्त की नमाज़ अदा करते होंगे, कुरान पाक पढ़ते होंगे और जो भी इल्म आपको हासिल हो रहा है उस पर लाजमी अमल करते होंगे। अब जो है आजकल इल्म का मसला कोई नहीं है, डिफरेंट सोर्सेज हैं और जिसके ज़रिए हमें इल्म मिलता जा रहा है। आप किसी भी टॉपिक में किसी से भी बात कर लें, चाहे वो दुनियावी टॉपिक है चाहे दीनी टॉपिक है, ऐसे ही महसूस होता है कि मेरे से ज़्यादा जो है जो सामने वाला जो है उसके पास इल्म मौजूद है। एक से एक बढ़कर जो है वो आपको ऐसे महसूस होता है कि आलिम मौजूद हैं। और अगर आप इबादत की तरफ भी आप अल्लाह के करम से आप करते होंगे, लेकिन वहाँ पे भी स्टूडेंट आपका अल्लाह ताला से कनेक्शन होना चाहिए। और अगर ऐसे भी लगता है कि जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो ऐसा महसूस कई दफ़ा होता है शैतान वसवसे डालता है, उसको आप दफ़ा करें। उसमें ऐसे कई दफ़ा महसूस होता है कि मैं जो जिस तरह नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो आपको ऐसे लगता है कि मैं तो जिस तरह नमाज़ पढ़ रहा हूँ इसमें मेरी इस्तकामत आजी ज़रा कम है, बाकी जो है मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से नमाज अदा कर रहे हैं। हमें हर एक का अच्छा ही गुमान रखना है, ये तो बिल्कुल नहीं कहना कि मैं अच्छी नमाज़ पढ़ रहा हूँ, आजी ही करनी है, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस होता है। तो आप जो है बस अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो करें और इबादत की तरफ तवज्जो करें। तो अब दिल में तो कुछ नहीं, हम किसी को गलत तो नहीं डेफिनेटली नहीं कह सकते, तो आप बस अल्लाह के साथ कनेक्शन करें और जो है इबादत करें। तो बाकी जो है अमल ज़रूर करें और अमल के बगैर तो इल्म का कोई फ़ायदा नहीं होता। अब इसी तरीके से अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात भी करते हैं तो हम ये टॉपिक डिज़ाइनिंग के पढ़ रहे हैं। अब डिज़ाइनिंग का करके कंसेप्ट करके उसको इम्प्लीमेंट तो करना होता है। तो अब इम्प्लीमेंट जो अगर आप इसमें इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो क्या इम्प्लीमेंटेशन ही इसी को अमल नहीं कहा जाता? तो हम थ्योरीज़ पढ़ते हैं, थ्योरीज़ पढ़ने के बाद जो है अब जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं, क्या उसको इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस नहीं है उसके अंदर? डेफिनेटली है। अब हम करते हैं कि जी थ्योरीज़ जो हैं जब डिज़ाइनिंग की जाए तो डिज़ाइनिंग टाइम पे भी एरर्स ना हो, लेकिन अब डिज़ाइनिंग टाइम पे तो आपने चलो एरर सॉल्व कर लिए, लेकिन उसको आपने एज ए वर्किंग मॉडल वो भी तो बनाना है ना, इसको इम्प्लीमेंट तो करना है। तो इम्प्लीमेंट जो है उसी को तो अमल कहा जाता है। हर चीज़ के अंदर इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर है। खुद ही देखें हर टॉपिक के अंदर इम्प्लीमेंटेशन है। जो भी आप नॉलेज लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि जी आपको क्या करना आता है कि नहीं आता, ये बात करते हैं ना कि थ्योरी आपने पढ़ी है, करना आता है कि नहीं आता। तो अब हर टॉपिक के अंदर जब करना आता है वो हम बात करते हैं। तो इस्लाम की जब हम बात करेंगे तो उसमें सिर्फ इल्म ही हासिल करना है, उसमें अमल नहीं करना। हर बात जो है वो हम करते रहते हैं। किसी को अल्लाह हिदायत दे दे तो ज़ाहिर है ये बातें आसान हैं, अदरवाइज़ जो है इस्लाम के हवाले से ही हम प्रॉब्लम लेके आते हैं। बाकी हर चीज़ें हर टॉपिक के अंदर हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं, अप्लाई कर भी रहे हैं कि ठीक है जी डिग्रीज़ हैं, डिग्री हम क्या कहते हैं कि जी पता नहीं किस यूनिवर्सिटी पढ़ी नहीं पढ़ी, आपको काम करना आता है कि नहीं आता, ये बात करते हैं ना। तो फिर इस्लाम के अंदर अमल कोई नहीं होना, इसमें हम सिर्फ वो पढ़ते जाएँ अमल कोई नहीं करना। फिर डिग्री सर साइड पर रखें, आपको काम करना आता है कि नहीं आता, तो काम करना आता है तो ये अमल ही तो बनता है और क्या होता है। ठीक है, अल्लाह ताला करम करे। तो अब ये हम चैप्टर 4 जो है वो हम पढ़ रहे हैं। इसमें डिफरेंट जो नॉर्मलाइजेशन के जो डिफरेंट स्टेप्स जो हैं ताकि डिज़ाइनिंग टाइम पे एरर्स जो हैं वो हम मिनिमाइज़ कर सकें। 100% तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, लेकिन जितने भी हमारे सेकेंड ईयर के सिलेबस है तो उसके हवाले से एरर्स क्या हो सकते हैं, उन एरर्स को सॉल्व कैसे किया जाता है ताकि डिज़ाइन बेटर हो। जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो इम्प्लीमेंटेशन भी बेहतर ही हो। अगले टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। सुन अगले टॉपिक अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, जो मेन इसका जो प्रोसेस है उससे पहले द इनिशियल एंटिटी या एट्रीब्यूट लिस्ट, एंटिटी कहें या एट्रीब्यूट लिस्ट, मुख्तलिफ कॉलम्स का कम्बिनेशन होता है ना, मस्ट बी चेक फॉर डिफरेंट एरर्स और ओवरसाइट्स। अब ये क्या है, कौन से एरर्स हो सकते हैं? देयर में बी सम हिडन प्रॉब्लम्स। अब ये 4 एरर्स हैं जो मे बी हमारे पास जो है डिज़ाइनिंग के अंदर जब डेटाबेस एंटिटी डिज़ाइन कर रहे होते हैं उसके अंदर ये एरर्स हो सकते हैं। पहले इन एरर्स को डिटेक्ट करना है, इनको सॉल्व करना है। उसके बाद फिर मेन जो है नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस जो है वो हम देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले कोई एरर जो हो सकता है एंटिटी के अंदर या एट्रीब्यूट लिस्ट के अंदर वो क्या है? वो है सिनोनिम। अब सिनोनिम आपको इंग्लिश के हवाले से पता है कि
सिनोनिम किसे कहते हैं कि डिफरेंट वर्ड्स हैं लेकिन उसके मीनिंग सेम हैं, ठीक है, जिसको आप सिनोनिम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हम एंटिटीज़ की बात करते हैं और एंटिटीज़ के अंदर जो है वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स होते हैं। अब इन जनरल सिनोनिम का मतलब क्या है, ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। A synonym is created when two different names are used for the same information या attribute। सिनोनिम जो है ये एरर जो है उस टाइम होगा कि जब दो डिफरेंट नाम एट्रीब्यूट्स के नाम हम सेम ही इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जो है ज़ाहिर हमसे गलती हो गई है, हमने एट्रीब्यूट के नाम तो डिफरेंट रखे हुए हैं लेकिन वो सेम ही जो है डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाम डिफरेंट है, नाम डिफरेंट का क्या हम समझते हैं, नाम डिफरेंट का ये समझते हैं ना कि अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, वो नाम जो डिफरेंट है, लेकिन नाम तो हमने डिफरेंट रख लिया लेकिन वो एक ही डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम डाटा को, सेम कंसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इफ़ एन एट्रीब्यूट रिजाइड इन मोर देन वन एंटिटी, एक से ज़्यादा एंटिटीज़ के अंदर एट्रीब्यूट मौजूद हैं तो अब कोशिश क्या करनी चाहिए, मेक श्योर दैट ऑल एंटिटीज़ यूज़ द सेम एट्रीब्यूट नेम। अब क्योंकि नाम डिफरेंट है तो हम ये समझ रहे हैं कि एट्रीब्यूट जो है किसी और डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन नाम तो डिफरेंट है लेकिन वो रिप्रेजेंट सेम डाटा को कर रहा है। तो फिर वो क्या कह रहा है कि अगर एट्रीब्यूट एक से ज़्यादा एंटिटी के अंदर मौजूद हैं तो फिर कोशिश करें कि एट्रीब्यूट के नाम जो हैं वो सेम होने चाहिए। सेम होंगे तो हम क्या, सेम होने का मतलब यही है ना कि एट्रीब्यूट जो हैं दो कॉलम जो हैं डिफरेंट एंटिटीज़ के अंदर हैं लेकिन नाम सेम है तो इसका मतलब एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करें। डिफरेंट नाम करेंगे तो हम कहेंगे डिफरेंट चीज़ है, लेकिन असल में नाम डिफरेंट है लेकिन रिप्रेजेंट एक ही चीज़ को कर रहे हैं तो हम उनका नाम जो है सेम कर लें। एक एग्जांपल है दो एंटिटीज़ हैं, एक एंटिटी का नाम आइटम है और एक एंटिटी का नाम जो है सप्लायर है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आप शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप फर्स्ट पहले दो लाइनें कर लेंगे तो ये तो सिनोनिम का जनरल बात आप कर रहे हैं, लेकिन हमने तो ये देखना है ना कि अब डेटाबेस के हवाले से जो है सिनोनिम का मतलब क्या होता है। तो आप ये कंप्लीट टॉपिक करेंगे विद एग्जांपल तो फिर सिनोनिम एक्सप्लेन आप कर सकेंगे। दो एंटिटीज़ हैं, एक एंटिटी का नाम आइटम है, एक एंटिटी का नाम सप्लायर है। आइटम एंटिटी के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हैं स्टॉक नंबर, आइटम कलर और सप्लायर कोड। और सप्लायर एंटिटी के अंदर जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं वो है जी सप्लायर आईडी और सप्लायर नेम। अब इसमें देखें कि दो एंटिटीज़ के अंदर एक एंटिटी आइटम के अंदर एक एट्रीब्यूट है उसका नाम है सप्लायर कोड और सप्लायर जो एंटिटी उसके अंदर एट्रीब्यूट का नाम है सप्लायर आईडी। अब ये एट्रीब्यूट का नाम डिफरेंट है ना, तो एट्रीब्यूट का नाम डिफरेंट है तो ये जाहिर है यही माइंड में आ रहा है कि ये डिफरेंट एट्रीब्यूट डिफरेंट डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें सप्लायर कोड हम लिखते हैं या सप्लायर आईडी लिखते हैं, जिस तरह रोल नंबर लिखते हैं स्टूडेंट के हवाले से या स्टूडेंट आईडी लिखते हैं, स्टूडेंट कोड लिखते हैं, एक ही बात होगी ना। तो अभी यहाँ पे एट्रीब्यूट के नाम डिफरेंट है तो हम समझ लें कि डिफरेंट डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एट्रीब्यूट्स, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमने क्या करना है कि हम दोनों एट्रीब्यूट के नाम सेम कर दें। इधर अगर सप्लायर कोड है तो दूसरी साइड पे भी सप्लायर कोड कर लें, अगर इधर सप्लायर आईडी है तो पहली एंटिटी के अंदर भी सप्लायर आईडी कर लें। तो इसने इसको ऐसे सॉल्व किया है कि सप्लायर कोड जो है उसकी जगह आप सप्लायर आईडी करते हैं, ठीक है। आप इधर भी सप्लायर आईडी की जगह सप्लायर कोड कर दें, नहीं दोनों के नाम सेम कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एरर्स हो सकते हैं, इनको सॉल्व किया जाए। सिनोनिम हमने देखा। उसके बाद है होमोनिम। होमोनिम क्या है कि जी नाम जो है वो दो एंटिटीज़ के अंदर एट्रीब्यूट जो हैं उनके नाम तो सेम है। अब नाम सेम होने से क्या आएगा माइंड में, नाम सेम होने से यही माइंड में आएगा कि एट्रीब्यूट सेम ही डाटा को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लेकिन असल में ऐसा नहीं है, नाम सेम हो गए लेकिन वो डिफरेंट डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, ज़ाहिर इनका नाम जो है वो डिफरेंट कर लें अगर नाम सेम है। वो है ये हमारे पास एरर जो है उसको कहेंगे होमोनिम। होमोनिम इंग्लिश के वाले से कि जी नाम जो है सेम है लेकिन उसका मतलब डिफरेंट है। ये होमोनिम इज़ क्रिएटेड व्हेन सेम नेम इज़ यूज फॉर टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। एक कस्टमर की एंटिटी है, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है उसका नाम है कंपनी नेम, और एक सप्लायर एंटिटी है उसके अंदर बी कॉलम एट्रीब्यूट का नाम है कंपनी नेम। तो जाहिर है अब नाम सेम है तो मैं ऐसे लग रहा है कि जी ये एक ही डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉजिकली आपने क्या करना है कि आपने सप्लायर के अंदर, सप्लायर एंटिटी के अंदर जो कंपनी नेम है, नॉर्मली सप्लायर के अंदर क्या बनता है कि आप उसका नाम
सप्लायर नेम करें, ठीक है। उसके कंपनी नेम की तो बात नहीं की जाती, इसलिए बेटर है कि आप सप्लायर एंट्री के अंदर जो कंपनी नेम लिखा हुआ है उसकी बजाय आप इसका नाम जो है सप्लायर नेम कर लें, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। क्योंकि ये तो हम कंपनी नेम जो है, ये तो कंपनी नेम जो है अब नाम सेम है, लेकिन ये तो एट्रीब्यूट डिफरेंट है। कंपनी जो है उसमें तो कोई वर्कर काम कर रहा होता है, कोई एम्प्लॉई काम कर रहा होता है। सप्लायर के वाले से बात करते हैं तो ये हम इसके सप्लायर नेम की बात करते हैं, कंपनी नेम बेटर नहीं है। तो आप ये एरर जो है होमोनिम का कैसे सॉल्व करेंगे कि जी आप इसको डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के नाम भी डिफरेंट कर लें, ठीक है। तीसरा जो एरर हो सकता है वो क्या है जी, रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन। अब स्टोरिंग दी सेम इन्फॉर्मेशन, एक ही तरह की इन्फॉर्मेशन आप दो डिफरेंट वेज से जो है आप स्टोर कर रहे हैं, लेकिन आप एट्रीब्यूट के नाम आपने डिफरेंट रखे हैं, दो एट्रीब्यूट्स हैं लेकिन सेम ही डाटा डिफरेंट स्टाइल में आप उसको स्टोर कर रहे हैं, तो आप ये डुप्लीकेशन ही कर रहे हैं। एक कॉलम ही एनफ है हमारे लिए। यहाँ पे एग्जांपल है एम्प्लॉय की एक एंटिटी और उसके अंदर एक कॉलम का नाम है एम्प्लॉय एज और एक कॉलम का नाम है डेट ऑफ बर्थ। जैसे अगर हम अब स्टूडेंट के वाले से आप बात कर सकते हैं। अब एम्प्लॉय एज का मतलब है कि जो एम्प्लॉय जो काम कर रहा है तो उसकी एज कितनी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जी सपोज़ उसकी एज जो है 16, 17, 18 जितनी भी 25 लिखेंगे। और डेट ऑफ बर्थ क्या है कि जी वो कब पैदा हुआ। तो क्या स्टूडेंट हम डेट ऑफ बर्थ से उसकी एज नहीं हम कैलकुलेट कर सकते कि जो करंट जो डेट है उसमें से डेट ऑफ बर्थ माइनस कर दें तो ईयर ही निकल आते हैं ना कि कितने साल हैं। तो अब हम देखें, एक हमने एट्रीब्यूट बनाया एम्प्लॉय एज और उसमें खुद जो है या प्रोग्रामिंग वाइज या खुद जो है कैलकुलेट करके उसकी एज रखते हैं, और एक कॉलम हमने बनाया उसमें डेट ऑफ बर्थ हमने एक अलग से एक कॉलम बना दिया। तो एक ही कॉलम से तो हम उसकी एज कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो आपने दो कॉलम जो हैं किस लिए बनाए हुए, एक कॉलम से तो हम अपना मकसद अचीव कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो है अगर वो एक कॉलम में एंट्री करते हैं और जो करंट जो डेट है उसमें से डेट ऑफ बर्थ जो है वो अगर हम माइनस कर देते हैं तो एज ही तो कैलकुलेट हो जाती है। तो हमें दो अलग अलग कॉलम्स बनाने की हमें ज़रूरत क्या है, एक ही कॉलम से अपना मकसद हम हल कर सकते हैं। तो ये डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन दो डिफरेंट कॉलम्स की मदद से अब डुप्लीकेशन ही जो है वो कर रहे हैं। तो सिर्फ ओनली वन एट्रीब्यूट कैन सर्व द पर्पस। प्रोग्रामर कैन मैनिपुलेट द एज बाय यूजिंग डेट ऑफ बर्थ एज द बेसिस। वो डेट ऑफ बर्थ की बेस पर भी, एक कॉलम की बेस पर भी एज कैलकुलेट कर सकता है। तो हमें ये दो कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो एम्प्लॉय एज का कॉलम जो है उसको डिलीट कर दिया जाए डिज़ाइनिंग टाइम पर। तो डिज़ाइन में आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का कॉलम ही रखें, ठीक है। अब अगला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, आपको मैथ के वाले से पता है कि जो हमारे पास डाटा जो ओवरलैप कर रहा हो, ठीक है। अब इधर भी ऐसी है, इसके थोड़ी सी सिमिलैरिटी है रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन के टॉपिक से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। अब रिडंडेंट में क्या था कि आप डाटा जो दो डिफरेंट कॉलम्स में डाटा आप एंटर कर रहे हैं, लेकिन डाटा की फॉर्म जो है वो यस नो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें भी डुप्लीकेशन हो रही है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी ऐसे ही है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा एग्जिस्ट व्हेन एट्रीब्यूट्स अकर whose values can be expressed as yes no indicator। अब इसमें भी डुप्लीकेशन तो हो रही है, लेकिन इसमें डाटा जो एंटर कर रहे हैं डाटा की टाइप क्या है, yes no, कि या उसमें yes स्टोर करते हैं या no स्टोर करते हैं। अब इसमें क्या है, अब ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी भी एंटिटी के अंदर आप डाटा सारे कॉलम्स के अंदर जो है सारे रिकॉर्ड्स के अंदर yes ही रखें। एज एन एग्जाम्पल कंसिडर द प्रपोज एट्रीब्यूट्स ऑफ मैरिड एंड सिंगल। एक एम्प्लॉय एंटिटी है, उसके अंदर जो है दो कॉलम्स बनाए, एक कॉलम का नाम है मैरिड और एक कॉलम का नाम एट्रीब्यूट का नाम है सिंगल। अब इसके अंदर जो है किसी भी आप एम्प्लॉय की बात कर लें तो उसमें डाटा आप एंटर करेंगे यस नो। अगर कोई एक सपोज हम करते हैं कि एक एम्प्लॉय जो है अगर मैरिड है तो मैरिड कॉलम के आगे आप क्या लिखेंगे, यस कि मैरिड है, और सिंगल के आगे क्या लिखेंगे, नो, ये लिखेंगे ना। तो अब जो है हम क्या एक ही डाटा, सेम डाटा दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स के अंदर हम सेम ही डाटा डुप्लीकेट कर रहे हैं। मैरिड के आगे क्या, मैरिड है तो मैरिड के आगे क्या लिखेंगे, यस। फ्लैग सेट जो है, फ्लैग सेट जब लिखा जाता है तो कंप्यूटर की टर्म में फ्लैग सेट का मतलब होता है यस, ठीक है। तो अब जो है कि हमने मैरिड अगर कोई है, अगर कोई एम्प्लॉय मैरिड है तो मैरिड के कॉलम के अंदर हम क्या लिखेंगे, यस, और सिंगल के आगे क्या लिखेंगे, नो।
तो अब क्या होगा कि एक ही कॉलम से हम मकसद हम हल कर सकते हैं। इसमें भी डुप्लीकेशन हो रही है, लेकिन इसमें और रिडंडेंट में फ़र्क ये है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में डाटा जो हम एंटर कर रहे हैं उसकी फॉर्म जो है वो येस नो इंडिकेटर्स हैं, येस नो स्टाइल में डाटा एंटर किया जा रहा है, लेकिन फिर सेम डाटा दो डिफरेंट कॉलम्स में डुप्लीकेशन हो रही है, तो ये भी एक एरर है। इसके लिए क्या करेंगे, इन दिस केस दीज टू एलिमेंट्स शुड बी कंबाइंड। आप एक कॉलम बना दें इनटू अ सिंगल एट्रीब्यूट ऑफ मैरिटल स्टेटस, आप नाम रख लें, तो या इसी में से कोई एक कॉलम रख लें और दूसरा कॉलम डिलीट कर दें, विच कुड हैव अ वैल्यू ऑफ आइदर एम। आप उसमें एम लिखेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा मैरिड, और एस लिखेंगे उसका मतलब सिंगल हो जाए। तो हम क्या करें कि बजाय इसके कि एम्प्लॉय एंटिटी के अंदर हम मैरिड और सिंगल दो एट्रीब्यूट्स बनाए हुए हैं, आप सिर्फ इसके अंदर एम्प्लॉय एंटिटी के अंदर सिर्फ एक एट्रीब्यूट बना लें, मैरिटल स्टेटस का नाम रख दें, या जो इससे और बेटर कोई आप अप्रोप्रिएट नाम समझते हैं वो रख लें, एक ही कॉलम रखें और उसके अंदर आप सपोज़ एम लिखेंगे तो उसका मतलब मैरिड हो जाए, और एस लिखें तो उसका मतलब सिंगल हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन जो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है उससे पहले चार एरर जो हैं वो अगर मौजूद हैं, जो छुपे हुए हैं, उनको हमने डिटेक्ट करना है और उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके बाद जो हम नॉर्मलाइजेशन का करते हैं, लेकिन इसको बेटर ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं ये अपने जो यूनिक नोड्स के हवाले से। इसको अब हम देखते हैं। अब यूनिक नोड्स की तरफ अगर हम चलते हैं तो ये हमारे पास पहले तो फंक्शनल डिपेंडेंस था। ठीक है, ये अगर हम करते हैं ठीक है, ये अब हम सिनोनिम की तरफ चलते हैं। ये एरर्स जो सिनोनिम की हम बात कर रहे थे, सिनोनिम जो है ये डिफरेंट जो एरर्स हैं जो डिज़ाइन टाइम पे होते हैं। सिनोनिम एरर एग्जिस्ट व्हेन टू डिफरेंट नेम्स आर यूज फॉर द सेम इंफॉर्मेशन या एट्रीब्यूट। अब इसमें क्या है कि हमारे पास दो एंटिटीज़ के अंदर दो कॉलम्स हैं, उनके नाम तो डिफरेंट हैं लेकिन डाटा सेम ही रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं। द नेम ऑफ एट्रीब्यूट मस्ट बी सेम इफ़ इट एग्जिस्ट इन टू और मोर रिलेशंस। ठीक है, अब ये दो हमारे पास एग्जांपल है कि दो रिलेशन है विद सिनोनिम प्रॉब्लम। एक आइटम एंटिटी है उसमें सप्लायर कोड, और सप्लायर एंटिटी है उसमें सप्लायर आईडी। तो अब जब नाम डिफरेंट होते हैं तो क्या माइंड में आता है कि जी ये कॉलम जो है डिफरेंट डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप क्या करें, द आइटम रिलेशन इज़ रेफरिंग टू सप्लायर आईडी विद सप्लायर कोड, डैट इज़ रॉन्ग। इट मस्ट ऑल्सो यूज सप्लायर आईडी। आप जो है दोनों साइडों पे सप्लायर आईडी ही नाम रख लें, क्योंकि सप्लायर आईडी जो है अब सप्लायर आईडी दोनों साइडों पे रख लें या दोनों साइड पे आप सप्लायर कोड रख लें, क्योंकि नाम डिफरेंट होने से हमें ये ऐसे लग रहा है कि कॉलम के नाम डिफरेंट हैं तो डिफरेंट डाटा को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होमोनिम। होमोनिम इज़ अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम डेट एग्जिस्ट इन रिलेशन व्हेन सेम नेम इज़ यूज फॉर टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। अब इसमें क्या है कि नाम जो है हमने सेम रखा हुआ है। नाम सेम होने से क्या होता है, यही लगता है कि ये कॉलम जो है सेम डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। नाम सेम है लेकिन ये एट्रीब्यूट्स कॉलम जो है डिफरेंट डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, डेफिनेटली वही है कि नाम डिफरेंट कर लें। द फॉलोइंग एग्जांपल डिस्प्लेज टू रिलेशन विद होमोनिम प्रॉब्लम। एक कस्टमर की एंटिटी है, उसमें कंपनी नेम एट्रीब्यूट है और सप्लायर एंटिटी के अंदर कंपनी नेम। अब ये नाम सेम है तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे दोनों कॉलम जो हैं सेम ही डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। The attribute company name is appearing in both relation. It may create confusion. The solution is that unique attribute names must be used in all relation to avoid confusion. We should use supplier name. सप्लायर की एंटिटी के अंदर कंपनी नेम मुनासिब नहीं है, उसकी बजाय जो है डिज़ाइन टाइम पे ये है कि कंपनी नेम की बजाय जो है आप सप्लायर नेम रखें एट्रीब्यूट का नाम, तो आप सप्लायर नेम कर दें इंस्टेड ऑफ कंपनी नेम इन सप्लायर रिलेशन। फिर हमारे पास रिडेंडेंसी। रिडेंडेंसी का हमें पहले ही पता है, रिडेंडेंसी का मतलब है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। रिडेंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल्स। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट इन रिलेशन. It exists when the same information is unnecessarily stored in two different ways or forms. कि जी आप सेम डाटा सेम इंफॉर्मेशन जो है दो मुख्तलिफ तरीक़ों से फॉर्म से आप गैर ज़रूरी तौर पर ये डाटा डुप्लिकेट कर रहे हैं।
फॉलोइंग एग्जाम्पल डिस्प्लेज अ रिलेशन विद रिडंडेंसी प्रॉब्लम। वो क्या है जी, एक एंटिटी है एम्प्लॉय, उसमें हमने दो एट्रीब्यूट्स रखे, एक डेट ऑफ बर्थ और एक एज। अब द रिलेशन कंटेन्स टू एट्रीब्यूट, द फर्स्ट एट्रीब्यूट स्टोर्स द डेट ऑफ बर्थ ऑफ एन एम्प्लॉय, सेकेंड एट्रीब्यूट स्टोर्स द एज ऑफ एन एम्प्लॉय। द एज आपको पता है, एज हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू से भी। करंट जो भी डेट है उसमें से डेट ऑफ बर्थ अगर हम माइनस कर दें तो एज ही कैलकुलेट हो जाती है ना। तो आपको खुद से जो है एज का कॉलम बनाने की ज़रूरत क्या है कि जिसमें आप हर ईयर के अंदर डेफिनेटली एक साल जब बढ़ेगा तो उस कॉलम की वैल्यूज़ को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आप एक डेट ऑफ बर्थ का कॉलम रखें तो आप उसको रन टाइम पे जो है करंट जो डेट है उसमें से डेट ऑफ बर्थ माइनस करेंगे तो एज ही कैलकुलेट हो जाएगी। द सेकेंड एट्रीब्यूट स्टोर्स द एज ऑफ एन एम्प्लॉय। द एज कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द डेट ऑफ बर्थ। इट मीन्स दैट एज एट्रीब्यूट इज़ नॉट नेसेसरी। इट इज़ क्रिएटिंग रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन हो रही है इन द रिलेशन एंड मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द रिलेशन। सिर्फ आप एक ही कॉलम जो है एज रखें। फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा, अब जिसमें डाटा ओवरलैप हो रहा है, द डाटा दैट डज नॉट हैव ओवरलैपिंग इंफॉर्मेशन इज़ नॉट एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। डाटा ओवरलैप नहीं होना चाहिए। द म्यूचुअल exclusiveness of data creates problem in some cases. It creates problem for the attributes whose values can be specified as yes no form. Sometimes two or more such attributes cannot be true or false. जाहिर है कि ये तो नहीं कि जितना भी डाटा है उसमें या ट्रू स्टोर करेंगे या फॉल्स। इसकी एग्जांपल क्या है? द फॉलोइंग एग्जांपल डिस्प्लेज अ रिलेशन विद दिस प्रॉब्लम। एक हमने एंटिटी बनाई, डिज़ाइन की, एम्प्लॉय उस एंटिटी का नाम है, उसमें हमने कॉलम्स एक एट्रीब्यूट बनाया, उसका डिज़ाइन किया, उसका नाम है मैरिड, और एक एट्रीब्यूट का नाम है सिंगल। द अबव टू एट्रीब्यूट्स कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स एट द सेम टाइम। ये दोनों एट्रीब्यूट जो हैं इसकी वैल्यू हमेशा ना तो ट्रू हो सकती है दोनों एट्रीब्यूट्स की, ना फॉल्स हो सकती है। अब ये तो गलत हो गया ना। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग ए जनरल एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट रखते हैं, यानी अगर आप सपोज करते हैं एक एम्प्लॉय जो है वो मैरिड है, तो अब मैरिड के आगे आप क्या लिखेंगे? येस, और सिंगल के आगे क्या लिखेंगे? नो। ये तो नहीं, अब डाटा जो है वो डिफरेंट एंटर कर रहे हैं, लेकिन अब क्या डुप्लीकेशन है। दोनों में आप येस तो नहीं कर सकते ना कि अब एम्प्लॉय अगर मैरिड है तो मैरिड के आगे भी आप येस लिखें, तो सिंगल के आगे भी येस लिखें, ये तो नहीं होगा ना। तो इसके लिए क्या है कि आप जो है एक जनरल एट्रीब्यूट कोई रख लें। द अबव रिलेशन कैन हैव एन एट्रीब्यूट मैरिटल स्टेटस। द पॉसिबल वैल्यूज इन दिस एट्रीब्यूट क्या हो सकता है कि आप एम रख लें, एम जो रिप्रेजेंट करेगा मैरिड, और एस आप रखें और एस रिप्रेजेंट करेगा सिंगल को, वेयर एम इंडिकेट्स मैरिड और एस इंडिकेट्स सिंगल। ये हमारे पास चार एरर्स हैं जो डिज़ाइन टाइम पे जब एंटिटीज़ को डिज़ाइन किया जाता है तो ये चार एरर्स हो सकते हैं। इन एरर्स को हमने सॉल्व करना है। अब एम्प्लॉय के हमने अंदर सिर्फ एक कॉलम हमने रखा मैरिटल स्टेटस। अब आगे नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। ये अब हमारे पास मेन जो एरर्स हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने इससे पहले चार जो एरर्स थे, जो इंटेग्रिटी हम मेंटेन करने के लिए चार एरर्स जो हैं उसको हम रिमूव करते हैं डिज़ाइनिंग टाइम पे। डेफिनेटली डिज़ाइन टाइम पे जो है जब डेटाबेस को, रिलेशन एंटिटी को डिज़ाइन किया जा रहा होता है तो उसमें अगर एरर्स मौजूद होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसको अप्लाई किया जाएगा, इस थ्योरी को, इस स्केच को, मॉडल को अप्लाई किया जाएगा तो उसके अंदर भी एरर्स नहीं होंगे। अब नॉर्मलाइजेशन क्या है? अब हम मेन अपने प्रोसेस की तरफ, टॉपिक की तरफ चलते हैं। नॉर्मलाइजेशन इज़ द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द लॉजिकल व्यू ऑफ डाटा इन रिलेशन डेटाबेस। जो हमारा लॉजिक है उसको हम सिंप्लीफाई करें, यानी उसमें एरर्स ना हो। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर जिसमें एरर्स हैं उसको हम सिंपल और स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करें जिसमें एरर्स ना हो। डैट इज़ बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंस। जो किस कंसेप्ट पे बेस करता हो ये मॉडल? फंक्शनल डिपेंडेंस पे। और फंक्शनल डिपेंडेंस हम कर चुके हुए हैं कि जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं एंटिटी के अंदर, जितने भी कॉलम्स हैं, वो की एट्रीब्यूट पे डिपेंड करें तो फिर ही जो है हमें एक सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न होगा।
ईच टेबल इज़ नॉर्मलाइज, हर टेबल रिलेशन को नॉर्मलाइज किया जाएगा, विच मीन्स दैट ऑल इट्स फील्ड्स विल कंटेन सिंगल डाटा एलिमेंट्स, कि इसके अंदर यूनिकनेस होनी चाहिए, ऑल इट्स रिकॉर्ड विल बी डिफरेंट एंड ईच टेबल विल डिस्क्राइब ओनली ए सिंगल क्लास ऑफ एंटिटी, और हर एंटिटी के अंदर, एक टेबल के अंदर एक ही तरह की इंफॉर्मेशन, एक टॉपिक की इंफॉर्मेशन डाटा आप स्टोर करेंगे। स्टूडेंट के टेबल के अंदर किसका डाटा स्टोर करना है? स्टूडेंट का। तो अब अगर इसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट स्टूडेंट से रिलेटेड हैं वो कौन से एंटिटी में हमने स्टोर करना है? स्टूडेंट की एंटिटी में, टॉपिक है ना। एंड ईच टेबल विल डिस्क्राइब ओनली ए सिंगल क्लास ऑफ एंटिटी। द ऑब्जेक्टिव of normalization is to prevent replication of data. Data repeat ना हो with all its negative consequences. It is used to create a suitable set of or relations for storing data. This process works through different stages. जिस तरह हमने फर्स्ट ईयर के अंदर STLC का टॉपिक पढ़ा था, और वो STLC के डिफरेंट फेजेस जो हैं वो इस सीक्वेंस में थे, पहला फेज़, दूसरा फेज़। इसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन जब का प्रोसेस के अंदर डिफरेंट हमारे पास स्टेजेस होती हैं, और स्टेजेस भी एक सीक्वेंस में होती हैं। उन स्टेजेस या स्टेप्स को नॉर्मल फॉर्म्स कहा जाता है। दीज स्टेजेस आर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और सो ऑन। इसका मतलब है ये भी स्टेजेस जो हैं एक सीक्वेंस में ही हैं। पहले हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म स्टेज की बात करेंगे और इसको अडॉप्ट करेंगे, इस स्टेप तक इसको हम फुलफ़िल करेंगे, फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म, फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे। ईच नॉर्मल फॉर्म हैज़ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स और कंडीशन। हर नॉर्मल फॉर्म के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, एक पॉइंट है जो हम उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ कंडीशंस हैं, वो अप्लाई करेंगे तो हम उस स्टेप तक पहुंच जाएंगे। दीज कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड टू ब्रिंग द डेटाबेस इन दैट पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म। हम कुछ कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो हम उस स्टेज तक पहुंच जाएंगे। डिफरेंट स्टेजेस हैं, और स्टेजेस भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक सीक्वेंस में है। पहले हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की स्टेज तक पहुँचेंगे। डेफिनेटली कैसे पहुँचेंगे? कुछ कंडीशंस अप्लाई करके, कुछ रूल्स अप्लाई करके। और मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई एरर है। अब एरर क्या है वो हम देखेंगे डिटेल में। अब वो एरर अगर मौजूद है तो उस एरर को सॉल्व करेंगे तो हम एक स्टेज पे, एक पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। और पहली स्टेज का नाम क्या होगा? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है। इफ़ अ रिलेशन सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ अ नॉर्मल फॉर्म तो फिर इट इज़ सेड टू बी इन दैट नॉर्मल फॉर्म। अगर वो जो कंडीशन है नॉर्मल फॉर्म की, अगर वो रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब है कि हम उस नॉर्मल फॉर्म तक पहुंच गए हैं, उस स्टेज तक पहुंच गए हैं। ठीक है। और ये हमारे पास स्टेजेस जो हैं एक सीक्वेंस में ही होगी। ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मलाइजेशन की हम मेन बात कर रहे हैं। अब इसमें ये अब आपको ये स्केच है, इसको हम डिटेल में देखते जाएंगे कि हमारे पास अननॉर्मलाइज रिलेशन थे जिसमें हमारे पास कोई एरर्स थे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तक हमने पहुंच रहे हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? हमें रिपीटिंग ग्रुप, कोई एरर है उसको सॉल्व करेंगे तो हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की पोजीशन पहुंच जाएंगे। फिर हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म की स्टेज पे आना है। इसके लिए क्या होगा? कोई पार्शियल डिपेंडेंसी, ये कोई एरर है कोई, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म की स्टेज पर हमारी जो रिलेशन जो है एंटिटी पहुंच जाएंगे। फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है, ये कोई एरर है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रिलेशन जो है वो देखें अननॉर्मलाइज था, फिर हम उसको हम नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं। हमारे सेकेंड ईयर में सेकेंड लेवल पे ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक शामिल है। अगर हम ये स्टेज तक पहुंच जाते हैं इसका मतलब है हमने अननॉर्मलाइज रिलेशन को नॉर्मलाइज कर दिया। ठीक है। अगली डिग्री में जाकर और भी हमारे पास हैं रिमेनिंग जो एनॉमलीज़ या एरर्स हैं, डिपेंडेंसीज़ हैं, जो हम अगली डिग्री में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसको हम अब देखेंगे कि ये इसको कैसे, रिपीटिंग ग्रुप क्या है, यानी आगे हमारे पास अब इस चैप्टर के हवाले से ये तीन जो एरर्स क्या हैं, नॉर्मल फॉर्म तक हम कैसे पहुँचेंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, तो ये हमारे पास तीन टॉपिक्स हैं। उसके अलावा फिर हमारे अब ये चैप्टर 4 में जो है लॉन्ग क्वेश्चन कभी आया नहीं, लेकिन इसको भी हमने स्मार्ट सिलेबस के हवाले से देखना है कि इसके अंदर भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तीन तो यही लॉन्ग क्वेश्चन है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, और एक चौथा लॉन्ग क्वेश्चन हम देखेंगे कि डेटाबेस एनॉमलीज। ठीक है, वो क्या होते हैं उसको हम देखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में
कंटिन्यू करते हैं और फिर ये रिपीटिंग ग्रुप क्या है इसको सॉल्व करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।